Hi guys, please subscribe my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड, पिछले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2A सॉल्व किए। अब नंबर आता है एक्सरसाइज 2B से फाइट करने का। फाइट करने से पहले हमें उसके बेसिक को जानना पड़ेगा। तो अभ्यास 2B का जो पहला बेसिक है वह है पूर्ण संख्याओं का संवरक प्रगुण। अब पूर्ण संख्याओं के संवरक प्रगुण में हमें पहला टॉपिक सीखना है योग का संवरक। योग का संवरक प्रगुण को हम एक सारणी के माध्यम से समझेंगे। तो इससे पहले हम एक सारणी बना लें। तो हमारा यह एक सारणी बन गया। अब इसमें जो ये पहले खाने में दिया है कि पूर्ण संख्या प्लस पूर्ण संख्या, मतलब कि हमें क्या करना है कि दो ठो पूर्ण संख्या लेना है और हमें उसे ऐड। अब ये जो दूसरा खाना है वह योगफल है, यानी कि ये जो पहला पूर्ण संख्या और दूसरे पूर्ण संख्या को जब जोड़ेंगे जितना आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर पूर्ण संख्या है या नहीं, यहाँ पे जो जोड़ने पे आएगा वह पूर्ण संख्या है या नहीं। क्या करेंगे एक बार फिर समझिए। दो ठो पूर्ण संख्या लेंगे, उसे जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद उसे यह क्लियर करेंगे कि वह एक पूर्ण संख्या है कि नहीं। तो क्या करें, पहली हम पूर्ण संख्या 5 ले रहे हैं, ठीक, और दूसरी 7। जब हम इसे ऐड करेंगे कितना आएगा, 7 5 12 ये आएगा। अब बताइए, अब ये 12 एक पूर्ण संख्या है कि नहीं। 12 एक पूर्ण संख्या है ना, तो कहेंगे हाँ पूर्ण संख्या है, ठीक, ये एक पूर्ण संख्या है। अब हम अगला टॉपिक ले रहे हैं, पहला 3 ले रहे हैं, ठीक, और दूसरा 4। जब 3 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7। अब बताइए 7 जो है वह एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे हाँ, ठीक। अब अगला ले रहे हैं 0 पहला, और जो दूसरा रहेगा वो 3 ले रहे हैं, ठीक। जब 0 और 3 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा। और ये 3 जो है वह एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ कुछ आ रहा होगा। आप जब पूरा ये टॉपिक क्लियर होगा तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बस आप ध्यान से समझते जाइए और देखते जाइए। अब हम अगला क्या ले रहे हैं कि 0 पहला भी ले रहे हैं, ठीक, जो पहला पूर्ण संख्या वो 0 ले रहे हैं और दूसरा भी 0 ले रहे हैं। तो जब ये पहला पूर्ण संख्या दूसरा पूर्ण संख्या को ऐड करेंगे कितना आएगा, 0 ही आएगा, इनका योगफल 0 आएगा। अब बताइए यह 0 जो है वह एक पूर्ण संख्या है कि नहीं, अवकाश है 0 पूर्ण संख्या, तो हम क्या करेंगे हाँ। तो हमारा इतना, एक और ले रहे हैं, पहला 7 ले रहे हैं, ठीक, और दूसरा जो वो 0, ठीक। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा 7 आएगा। तो जो यह 7 है वह एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक जो करते आ रहे हैं उससे हमारा क्या निष्कर्ष निकल रहा है, उससे हमारा यही निष्कर्ष निकल रहा है कि यदि अगर हम दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे, अगर हम दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो उसका योगफल जो होगा वह एक पूर्ण संख्या ही आएगा ना। तो इससे हमारा यही निष्कर्ष निकल रहा है कि अगर हम दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो उसका योगफल एक पूर्ण संख्या आएगा। तो यही योग का संवरक प्रगुण है, ठीक है, कि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पे उसका योगफल सदैव एक पूर्ण संख्या आएगा। अब हमारा अगला टॉपिक है दूसरा, योग का क्रम विनिमय प्रगुण। अब योग का क्रम विनिमय प्रगुण क्या है इसे भी समझते हैं। देखिए, अगर हम 3 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा ना। और अगर हम यहाँ पे 3 और 5 को ऐड किए तो 8 आया। अगर हम 5 और 3 को ऐड करें तो फिर भी 8 आएगा ना। क्रम विनिमय मतलब कि उसके क्रम को आपस में विनिमय कर दें, यानी आपस में बदल दें। यानी कि पहले हम क्या किए कि 3 और 5 को ऐड किए तो कितना है, 8 आया।
लेकिन फिर क्या किए, इसके क्रम को बदल दिए, 5 को आगे कर दिए और 3 को पीछे, तो फिर भी 8 आया ना। अगर हम 4 + 2 करें तो कितना आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा ना। लेकिन अगर हम इसका क्रम का विनिमय कर दें, यानी कि 2 + 4 इक्वल कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, आएगा 6। इसी प्रकार अगर हम 0 + 7 कर दें तो 7 आ जाएगा, आएगा, ऑफकोर्स आएगा। लेकिन अगर हम 7 + 0 कर दें फिर भी 7 आएगा, आएगा ना। अगर हम मान लो 8 + 2 कर रहे हैं, जब 8 + 2 करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा, 10 आएगा। लेकिन अगर 2 + 8 करें तो फिर भी 10 आएगा। मतलब कि हम अगर इसका क्रम विनिमय कर रहे हैं तो इसके जो आंसर आ रहा है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे 8, 6 6, 7 7, 10 10। लेकिन अगर हम गुणा करें तो, ये तो योग कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो ये हाल है इसका। ये बात देखते हैं गुणा करने पे क्या हो रहा है। तो जब गुणा कर रहे हैं, अगर हम मान लो 3 और 5 का गुणा कर रहे हैं, जब 3 और 5 का गुणा कर रहे हैं तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा, 15 आएगा। लेकिन अगर हम 5 और 3 का गुणा करें तो फिर भी 15 ही आएगा, आएगा ना। और अगर हम 4 और 2 का गुणा करें तो क्या आएगा, 8 आ जाएगा। लेकिन अगर 8 और 2 का गुणा करें तो नहीं, अगर 2 और 4 का, सॉरी, यहाँ पे 2 और 4 रहेगा, फिर भी 8 आएगा, आएगा ना। अगर हम 0 और 7 का गुणा करें तो 0 आएगा। अगर 7 और 0 का गुणा करें फिर भी 0 आएगा। यानी कि हम जब जोड़ कर रहे हैं और गुणा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि उसके मान में कोई, अगर उसका जो क्रम विनिमय कर रहे हैं तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, चाहे हम उसे ऐड करें या तो उसे मल्टीप्लाई करें। लेकिन क्या घटाना करने पर भी उसके मान में परिवर्तन नहीं आएगा, भाग करने पर भी उसके मान में परिवर्तन नहीं आएगा। देखते हैं, उसे भी चेक करते हैं। उससे पहले आप ये जान जाइए कि ये जो मैंने क्रम विनिमय किया योग का, इसे हम योग का क्रम विनिमय प्रगुण करेंगे, ठीक है। और यह जो मैंने गुणा करके क्रम विनिमय किया, इसे हम गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण कहेंगे। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या घटाना और भाग में भी क्रम विनिमय नियम लागू होता है। तो चेक करते हैं। अगर हम 5 में से 3 को घटा देते हैं तो कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन अगर हम 3 में से 5 को घटाएं तो क्या आएगा, -2 आएगा। इसी प्रकार अगर हम 6 में से 3 को घटाएं तो 3 आ जाएगा। लेकिन अगर 3 में से 6 घटाएंगे तो -3 आएगा। यानी कि जब हम घटाने का प्रयोग कर रहे हैं, क्रम विनिमय में जब घटाने का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारा ये जो आंसर आ रहा है वह सेम टू सेम नहीं आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो घटाना है उसमें क्रम विनिमय प्रगुण लागू नहीं होगा। ये तो घटाने की बात रही। अब हम भाग को भी चेक करते हैं। भाग में अगर हम 10 का 5 से भाग देते तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, 2 आएगा ना। लेकिन अगर हम 5 में 10 का भाग दें तो इसका आंसर 0 पॉइंट कुछ आएगा, आएगा। या क्या इसका आंसर सेम टू सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर हम 4 में 2 का भाग दें तो 2 आ जाएगा। लेकिन अगर हम 2 में 4 का भाग दें तो कितना आएगा, 0 पॉइंट कुछ आएगा। देखिए इसका आंसर सेम टू सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि जोड़ और घटाने में क्रम विनिमय प्रगुण लागू होता है, नहीं सॉरी, जोड़ और गुणा में क्रम विनिमय प्रगुण लागू होता है, लेकिन माइनस और भाग में क्रम विनिमय प्रगुण लागू नहीं होता। अब हमारा अगला टॉपिक है योग का तत्समक अवयव। तो योग का तत्समक अवयव क्या है?
आइए इसे हम समझते हैं। देखिए, अगर हम जीरो को जीरो में ऐड कर दें तो क्या आएगा? जीरो आएगा। अगर जीरो को जीरो में ऐड करेंगे जीरो ही आएगा ना। अगर हम जीरो में वन ऐड कर दें क्या आएगा? वन आएगा। ये तो सिंपल से है। लेकिन अगर जीरो में हम थ्री को ऐड कर दें तो थ्री आएगा। या अगर हम थ्री में जीरो को ऐड कर दें फिर भी थ्री ही आएगा ना। अगर हम जीरो में फाइव को ऐड कर दें फिर भी फाइव आएगा। या हम फाइव में जीरो को ऐड कर दें तो क्या आएगा? फाइव आएगा। इसी प्रकार अगर हम जीरो में कोई भी संख्या ऐड करेंगे तो क्या होगा? वही संख्या आएगा। अगर हम जीरो में सेवन ऐड कर दें तो सेवन ही आएगा। अगर या हम सेवन में जीरो को ऐड कर दें फिर भी सेवन ही आएगा। मतलब कि इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि अगर हम किसी भी संख्या में जीरो को ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि संख्या वही आ रही है। जीरो, उसके ऊपर जीरो का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना। तो यही योग का तत्समक अवयव है। अगर हम किसी पूर्ण संख्या में, ये सब पूर्ण संख्या है ना, तो अगर हम किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ते हैं तो उसका जो योगफल है, जैसे कोई भी पूर्ण संख्या में जोड़ रहे हैं हम शून्य को, जैसे अगर ये शून्य है इस पूर्ण संख्या में इसे जोड़ रहे हैं तो इसका जो योगफल है वही संख्या आ रही है। ये वही वाले आ रही है ना, सेवन। इसमें देखिए फाइव फाइव आ रहा है, इसमें थ्री थ्री। यानी कि हम जीरो में किसी भी पूर्ण संख्या को जोड़ रहे हैं तो उसका योगफल वही आ रहा है। इसी कारण जीरो को पूर्ण संख्याओं के योग का तत्समक अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? योग का तत्समक अवयव। किसे कहते हैं? जीरो को। ठीक है, तो हमारे योग का तत्समक अवयव यही है। जैसा कि मैंने लिख भी दिया कि यदि किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ा जाता है तो योगफल वही संख्या रहती है। इसी कारण जीरो को पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव कहते हैं। ठीक है, मैंने इसे लिख भी दिया। जैसे अगर हम इस जीरो में किसी भी पूर्ण संख्या को ऐड कर रहे हैं तो वही संख्या प्राप्त हो जा रही है। इस पे जीरो का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो वही मैंने हमारा अगला टॉपिक साहचर्य प्रगुण है, जिसमें हम आपको सबसे पहले योग का साहचर्य प्रगुण बताने वाले हैं। तो योग का साहचर्य प्रगुण क्या होता है? देखिए, समझिए आप इसे। जैसे हम कोई तीन संख्या ले लिए, 2 धन 3 धन 4, ये तीन संख्याएं हैं। अगर हम पहले यहाँ पे ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, तीन और 4 को ब्रैकेट में ले रहे हैं, ठीक, तो क्या होगा? क्या आ जाएगा? ये 2 धन ये 4 3 7 हो जाएगा। फिर कितना आ जाएगा? 9। लेकिन इसमें तो क्या किया कि पहले इस ब्रैकेट को लिए, लास्ट वाला जो ये 3 + 4 था इसे ब्रैकेट में ले लिया। अब क्या करेंगे हम कि इसको ब्रैकेट में लेंगे, 2 + 3 को, 2 + 3 को ब्रैकेट में लेके और 4 को बाहर कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? 3 2 5 हो जाएगा, प्लस ये 4 का 4, 5 4 9 हो जाएगा। तो हम इससे क्या देखते हैं? हम इस ब्रैकेट को जब लास्ट में ले रहे हैं, जब इस 3 + 4 को ब्रैकेट में ले रहे हैं फिर भी 9 आ रहा है, और जब 2 + 3 को ब्रैकेट में ले रहे हैं फिर भी 9 आ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 + 3 + 4 इक्वल 2 + 3 + 4 5 नहीं 4 होगा ना, यहाँ पे 4। यानी कि हम कह सकते हैं ना कि इसके इक्वल यह है, इसके इक्वल यह है। एक बार फिर समझिए, हमने तीन संख्याएं लिया, कौन कौन? 2 + 3 + 4 लिया। तो पहले क्या किया कि 3 और 4 को ब्रैकेट में ले लिया। 3 + 4 को ब्रैकेट में जब ले लिया तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो 9 आया। फिर क्या किया कि अब दूसरी लाइन में मैंने क्या किया कि 2 + 3 को ब्रैकेट में ले लिया और 4 को बाहर कर दिया। तो जब इसको मैंने सॉल्व किया तो 9 आया। यानी कि हम ब्रैकेट को या तो इधर पीछे के 2 अंक में लगाएं या आगे के 2 अंक में, आंसर वही आ रहा है, जिससे हम यह कह सकते हैं कि इसके इक्वल यह है। तो वही मैंने किया। तो यह क्या है? यही हमारा योग का साहचर्य प्रगुण है। तो फ्रेंड, हमारा अभ्यास 2B का जितना भी बेसिक था हम वह सब बेसिक क्लियर कर दिए। अब हम लोग अभ्यास 2B को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो योग का साहचर्य प्रगुण है इसके आगे भी अभी बेसिक है, जैसे कि गुणा का साहचर्य प्रगुण, ऐसे ही सब बेसिक है। वो जो है कि वो अभ्यास 2C में है।
तो अभ्यास 2B के लिए इतना बेसिक पर्याप्त है। तो अब हम अभ्यास 2B सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो हमारा अभ्यास 2B का जो पहला क्वेश्चन दिया है वह दिया है कि संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। क्या दिया है कि संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। तो चलिए हम इसे एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो हमारा जैसे आप समझ लीजिए, जैसे मैंने आपको दे दिया ये 5 + 4 को संख्या रेखा पर दिखाना है। 5 + 4 = 9। आपको क्या करना है, इस संख्या रेखा पर दिखाना है। कोई बोल दिया कि आपको 5 + 4 = 9 को संख्या रेखा पर दिखाइए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक संख्या रेखा खींचेंगे। जब आप एक संख्या रेखा ड्रा कर लेंगे तो आप क्या करेंगे कि क्या दिया कि 5 + 4 = 9। तो आप इस पर या तो 9, जैसे लास्ट क्या है 9 है, हमें ऐड करने पर 9 ही आएगा। 9 से बड़ी कोई संख्या तो आने वाली नहीं है। तो हम लास्ट क्या करेंगे कि 9 तक की इस पर संख्याएँ दिखा देंगे, या आपका मन आप 9 से ज़्यादा भी दिखा सकते हैं, 10, 11, 12, 13, 14 जितना भी दिखा सकते हैं। लेकिन हमें सिर्फ 9 तक की संख्याएँ दिखानी है, इसलिए हम सिर्फ 9 तक की संख्याएँ दिखाएंगे। तो हम इस पर दिखा दे रहे हैं फटाफट। जैसे यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए फ्रेंड, ये जो है ये 0 से लेके 1 और 1 से लेके 2, इनके बीच में जो ये डिस्टेंस है यह बराबर होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास स्केल नहीं है फ़िलहाल में, तो मैंने बिना स्केल का ड्रा किया है। आप क्या करें, एक स्केल के माध्यम से ड्रा करिएगा, जिससे कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है वह इक्वल हो। तो हमें क्या करना है, 5 + 4 = 9 को दर्शाना है, किस पे, संख्या रेखा पे दिखाना है। तो सबसे पहले क्या है 5 है, तो हम क्या करेंगे 0 से ऐसे उठाएंगे और इसे कहाँ ले जाएंगे 5 में। 5 पे जाएगा, ये जो चिन्ह है एकदम इसी पे गिराना पड़ेगा, ये जो लाइन इसका है 5 का। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ कैसे गए, पहले ऐसे गए तो तीर इधर के जाएंगे, पहले ऐसे गए, फिर कैसे गए, ऐसे गए, और फिर कैसे गए, ऐसे। ये तो 5 हो गया। 5 पहले हम क्या, जैसे समझिए एक लड़का है, आप ऐसे समझिए, एक लड़के के माध्यम से समझिए। एक लड़का है, वो क्या हुआ कि पहले 0 से स्टार्ट किया, 5 पे गया, तो 0 से स्टार्ट करके 5 पे गया। और जब वो 5 पे पहुंचा तो क्या किया, +4, यानी कि जब वो 5 पे पहुंचा तो उसे +4 और जाना था। तो यहाँ 5 से क्या करना था, +4 और जाना था। तो यानी कि 1, 2, 3, 4, यानी यहाँ पे उसे जाना था। जब उसे +4 और जाना था तो वो क्या किया कि ये 5 से फिर चलना स्टार्ट किया। पहले 0 से वो 5 तक चलना स्टार्ट किया, तो फिर क्या हुआ कि उसे कहा गया कि +4 और चलिए। तो +4 यहाँ पे आया, तो +4 वो यहाँ से चलना फिर स्टार्ट किया। तो यहाँ पे आया +4 ना, तो वह यहाँ से फिर चलना ऐसे स्टार्ट किया। किधर का चला, इधर का। फिर ऐसे चला, फिर 9 पे पहुँच गया, +4 पहुँच गया, हो गया ना। पहले वह 5 चला प्लस, उसके बाद क्या कितना चला, 4 चला। फिर टोटल 5 + 4 टोटल 9। टोटल वो लड़का कितना दूरी चला, 9 दूरी चला। वो दूरी किसी में भी ले सकते हैं आप, जैसे मीटर, किलोमीटर में। ठीक है, मैं इसे बस एक नंबर के माध्यम से समझा रहा हूँ। तो पहले क्या किया कि वो एक 5 की दूरी तय किया। पहले वह 5 दूरी तय किया, फिर उसके बाद वह +4 उसे और जाना था, +4 और तय कर लिया। तो टोटल मिला के उसने कितना दूरी तय किया, उसे 9 दूरी तय किया। तो टोटल मिला के उसे कितना किया, 9। तो अब इसे ऐसे करके टोटल 9 कर देंगे, बस यही हो गया हमारा। इसे ऐसे ही संख्या रेखा पे दिखाना है। कोई बोल दिया कि जैसे कि कोई दे दिया, जैसे ये 4 + 3 मान लीजिए, ठीक, 4 + 3 = 7 बोल दिया, किसी संख्या रेखा पर दिखाइए। तो आप इसी तरह दिखाएंगे संख्या। तो फ्रेंड, अभ्यास 2B का पहला क्वेश्चन हमारा यह रहा, संख्या रेखा पर अंकित योग्य तथ्यों को लिखिए। हमें यह संख्या रेखा दे दिया है और हमें इसमें जो योग्य तथ्यों को अंकित किया है उसे लिखना है। हमने उसमें आपको पहले क्या किया कि ऐसे लिख दिया, फिर इसे संख्या रेखा में बनाना बताया। तो आपको इसमें क्या दिया कि ये उल्टा कर दिया, जस्ट इसका विपरीत कर दिया है कि आपको संख्या रेखा दे दिया है और हमें ये लिखना है। लिख लेंगे हम। जैसे हम यहीं पे क्या किया कि पहले ऐसे, ये मान लीजिए एक राम था। राम पहले स्टार्ट में 5 किलोमीटर चला, फिर उसे कहा गया कि +4 यानी कि 4 किलोमीटर और चलो, तो वह 4 किलोमीटर और चला। टोटल मिला के उसने 9 किलोमीटर की दूरी तय की। तो मैंने यही ऐसे कर दिया, डायरेक्ट उसे 9 पे पहुंचा दिया। सेम प्रोसेस इसमें किया। मान लीजिए यहाँ पे राम है, तो वह
पहले कितना किया, 4 किलोमीटर की दूरी तय किया। कितना किया, 4। राम ने सबसे पहले 4 किलोमीटर की दूरी तय किया। जब वह 4 पे पहुंचा तो उसे कहा गया कि आप अब यहाँ से गिने कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5। तो उसे कहा गया कि आप 5 किलोमीटर की दूरी और तय करिए। पहले 4 पे पहुंचा, फिर 4 से उसे इतना दूरी तय करने के लिए कहा गया। कितना दूरी, अब यहाँ से काउंट कर ले सकते हैं ना, अब इसे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि उसे कहा गया कि 5 किलोमीटर आप और चलिए। तो जब वह 5 किलोमीटर और चला तो टोटल मिला के वह 9 किलोमीटर चला। इतना ही चला ना। देखिए 4 + 5 = 9। अब यह देखिए 0 से 9। समझ में आया। अब हमारा वही इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी है। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे को भी राम के ही माध्यम से समझते हैं। राम क्या है, 0 पे है पहले। अब वह 0 से चलना स्टार्ट करता है तो वो सबसे पहले 5 किलोमीटर चलता है। तो जब 5 किलोमीटर की वह दूरी तय करता है तो उसे कहा जाता है कि आप 1 2 3 4 5 6, उसे कहा जाता है कि आप 6 किलोमीटर की दूरी राम और तय करिए। तो जब वह 6 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो टोटल मिला के कितने की दूरी तय करेगा, 11 किलोमीटर का। इतना ही क्या करेगा ना। सबसे पहले वह 5 पे पहुंचा तो उसे कहा गया कि आप मतलब कि इतना दूरी और तय करिए कि आप 11 पे पहुंच जाइए। यानी कि पहले राम स्टार्ट में 5 किलोमीटर चला तो उसे कहा गया कि आप इतना दूरी और तय करिए कि आप टोटल मिला के 11 किलोमीटर हो जाए। तो राम ने क्या किया कि 6 किलोमीटर और चला तो वह टोटल मिला के 11 किलोमीटर चला। समझ में आया आपको। तो ये रहा हमारा पहले का आंसर और ये रहा दूसरे का। अब हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है, ये तो पहले का पहला और पहले का दूसरा था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है, निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ये दूसरा है और उसका पहला दिया है यह। इसे हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर दिखाना है। तो उसी प्रकार ड्रा करना है। मैंने आपको बताया था सेम यही क्वेश्चन, तो मैं इसे फिर से ड्रा कर दे रहा हूँ। तो इस सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक संख्या रेखा ड्रा करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, एक संख्या रेखा ड्रा करेंगे। कितना तक ड्रा करेंगे, यहाँ पे 9 है तो हम क्या कर रहे हैं कि 9 तक ही कर दे रहे हैं ड्रा, या आप इससे बढ़ा के भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे बच गया तो हम 10 11 तक कर दें। ठीक है, हमारा लेकिन काम सिर्फ कहाँ तक है, 9 तक ही, क्योंकि इसका लास्ट जो है 9 तक ही जाएगा। तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि मान लीजिए राम है, वह सबसे पहले स्टार्ट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो राम 0 से स्टार्ट करता है और 5 किलोमीटर की दूरी वह तय करता है। तो सबसे पहले वह 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर उसे कहा जाता है कि आप 5 किलोमीटर की दूरी तय किए, अब आप जितना दूरी तय किए उसमें 4 किलोमीटर की दूरी और तय करिए। तो राम ने क्या किया कि 5 किलोमीटर की जब दूरी तय किया था तो वह जोड़ा, उसे क्या करना था कि 4 किलोमीटर की दूरी तय करना था। तो वह 5 में जब 4 को ऐड किया तो उसे आया समझ में कि 9 किलोमीटर टोटल हो रहा है। यानी कि 5 किलोमीटर मैं चला हूँ, अगर 4 किलोमीटर और चलना है तो यानी कि हमें 9 पे पहुँच जाना है। तो जब उसे 9 पे पहुँचना था तो वो डायरेक्ट जब 9 पे पहुँच गया, तो जब उसने पहले जैसे वह 5 किलोमीटर की जब दूरी तय किया तो उससे कहा गया कि 4 किलोमीटर की दूरी और तय करिए। तो जब राम ने 5 किलोमीटर की दूरी तय किया तो वह 4 किलोमीटर की दूरी और तय किया। तो जब वह 4 किलोमीटर की दूरी और तय किया तो उसने सोचा कि मैं टोटल कितना दूरी तय किया। तो जब वह उसने टोटल दूरी जब निकाला तो वह टोटल 9 किलोमीटर की दूरी तय किया। सबसे पहले उसने ऐसे चलना स्टार्ट किया, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे, फिर यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ पहुँचा। टोटल मिला के वह 9 किलोमीटर की दूरी तय किया। तो जो मैं यह संख्या रेखा बना रहा हूँ, आप उसे एक स्केल के माध्यम से बनाइएगा, उसे देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया है कि दिया है कि 0 + 5 = 5। ये दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो इसे भी हम राम के ही माध्यम से समझेंगे। आप सिर्फ राम ही नहीं, आप किसी का भी नाम लेके, मतलब किसी भी अगर नाम के माध्यम से आप करेंगे तो उसे आपका क्वेश्चन जो है वो लगाने में आसानी होगा। आप क्वेश्चन को मतलब बिना रुके टुके लगा सकते हैं, इसलिए मैं एक नाम के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए आपको ये भी क्वेश्चन
क्या हुआ कि इसे संख्या रेखा पे दिखाना है। तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा ड्रा करेंगे। तो संख्या रेखा ड्रा करें तो हमें कितने तक का ज़रूरत है, 5 तक का। हमें लास्ट 5 तक का ज़रूरत है। हम क्या करेंगे 0 1 2 3 4 5। हम 5 तक ही ड्रा कर रहे हैं क्योंकि हमें 5 तक की ज़रूरत है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि यह राम है। अब यह राम यहाँ शून्य पे खड़ा है। उसे कहा गया कि हे राम तुम 5 किलोमीटर की दूरी तय करो। आप जहाँ से खड़े हो वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी तय करो। तो यहाँ पे मैं किलोमीटर एक समझाने की बस बात कर रहा हूँ। जब वो 0 पे था तो उसे कहा गया कि राम तुम 5 किलोमीटर की दूरी तय करो। तो राम यहाँ से क्या किया कि चलना स्टार्ट किया, ऐसे चला। फिर वो 5 किलोमीटर की दूरी तय करना स्टार्ट किया। जब वो 5 किलोमीटर की दूरी तय किया तो वो 5 पे पहुँच गया। जब वो 5 पे पहुँचा तो वह 0 + 5 = 5 का एक संख्या रेखा ड्रा कर दिया, जो कि इस प्रकार है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरे का तीसरा है। वो दिया है कि क्या दिया है कि 2 + 3 + 4 = 9। हमें क्या करना है, इसे भी संख्या रेखा पे ड्रा करना है। तो इसे हम फिर से राम के माध्यम से ही समझेंगे। या तो राम का नाम ले लो, किसी का भी नाम आप ले सकते हैं, इसमें नाम का कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बस हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप बिना नाम के ही माध्यम से क्वेश्चन को समझ ले रहे हैं तो आपको नाम लेने की ज़रूरत भी नहीं है कोई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा ड्रा करेंगे। ये रहा हमारा संख्या रेखा। हमें लास्ट डिजिट कहाँ तक लेना है, 9 तक। तो हम क्या करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बच गया था। अब देखिए, मैं इसे राम के ही माध्यम से ले रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले राम क्या है, 0 पे था, यहाँ पे 0 पे राम। वो अभी 1 भी किलोमीटर की दूरी तय नहीं किया है। 0 का मतलब कि वो अभी 1 भी किलोमीटर की दूरी नहीं तय किया है। उसे कहा गया कि राम तुम जहाँ पे हो वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी तय करो। तो राम ने क्या किया कि वहाँ से चलना स्टार्ट किया और 2 किलोमीटर की दूरी तय किया। जब वो 2 किलोमीटर की दूरी तय किया तो यहाँ पे 2 पे पहुँचा। जब 2 किलोमीटर की दूरी तय किया तो फिर उससे कहा गया कि राम अब जहाँ हो, अब तुम इस समय जहाँ हो वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी और तय करो। तो राम ने जब वहाँ से चलना स्टार्ट किया तो वह 3 किलोमीटर की दूरी और तय किया और 5 पे पहुँच गया। 5 पे पहुँचेगा ना कि जब 2 यहाँ पे था, यहाँ से 1 2 3 यानी कि 3 किलोमीटर की दूरी जब और तय किया तो वह 5 पे पहुँच गया। फिर उसे कहा गया कि राम इस समय अब जहाँ हो, अब इस समय जहाँ हो वहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी और तय करो। तो वह वहाँ से 4 किलोमीटर चलना और प्रारंभ किया। जब वह 4 किलोमीटर और चलना प्रारंभ किया तो वह 9 पे पहुँचा। फिर वह वहीं पे रुक गया। फिर उससे कहा ही नहीं गया कि राम और आगे चलो। तो जब राम ने सोचा कि मैंने एक बार 2 किलोमीटर चला, एक बार 3 किलोमीटर चला, फिर एक बार 4 किलोमीटर चला, कुल मिला के मैंने कितना किलोमीटर चला। जब उसने पूरा मतलब उसे काउंट किया तो वह टोटल मिला के 9 किलोमीटर चला। तो ये बन गया हमारा संख्या रेखा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमारा पहला दिया है कि 345 + 789 इक्वल, फिर ये खाली स्थान दे दिया है प्लस 345। यानी कि हमें क्या करना है कि इसमें भरना है कि इसमें क्या आएगा। तो आप एकदम सिंपल तरीका समझिए। आपको कोई भी, जैसे कि इसे जोड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना देखिए, इक्वल है, पहले इक्वल का मतलब कि इसके इधर जितना होगा उस इधर भी उतना ही होना चाहिए। यानी कि इसे जोड़ने पे जितना आना चाहिए, ये जोड़ने पे जितना आएगा उतना भी इधर जोड़ने में आना चाहिए हमें। यानी ऐसी यहाँ पे ऐसी वह संख्या रखनी है कि हम जब इसका योगफल निकालें तो वह संख्या आए, तो फिर इसका भी योगफल निकाले तो वही संख्या आए। तो हमें ज़्यादा इसमें कोई टिटिमा करने की ज़रूरत नहीं है। बस हम इसे एक सिंपल भाषा में आसान तरीके से समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, 345 है प्लस 789 है। यहाँ पे क्या हो गया, प्लस 345 है ना, लेकिन 789 नहीं है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 789 लिख देंगे। पहला तरीका क्या किया हम, 345 था 345 प्लस था 789 वही किए हम। अब हम इसे ऐड करेंगे तो जो आएगा वही भी ऐड करेंगे तो आएगा।
ये क्या, ये क्रम विनिमय नियम है। मैंने आपको बताया ना पीछे क्रम विनिमय नियम, क्या क्या इसका क्रम विनिमय कर दिया है। देखिए 345 को यहाँ पे कर दिया है और इसको यहाँ पे कर दिया है, तो क्रम विनिमय नियम ये है ना, क्रम विनिमय नियम है। अब हम दूसरा क्वेश्चन क्या करा है कि अगर इतना में हम 0 को ऐड कर रहे हैं तो क्या आएगा, वही संख्या आएगी। मैंने आपको एक बताया था, आपको वो योग का तत्समक अवयव, योग का तत्समक अवयव में क्या बताया था कि अगर किसी संख्या में हम 0 को, किसी पूर्ण संख्या में अगर हम 0 को ऐड कर रहे हैं तो उसके ऊपर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, वही संख्या ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यह वही संख्या आ गया, वही संख्या आएगा ना। ये क्या है, यह योग का तत्समक अवयव है। मैंने आपको पीछे बेसिक में बताया, नहीं देखे हो तो आप फिर से देख लो पूरा वीडियो को। अगर आप शुरू से स्टार्ट से देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आप वीडियो को बीच से मत देखें कि ये नहीं कि आपको तीसरा क्वेश्चन देखना है तो आप वीडियो को स्किप करके तीसरा क्वेश्चन पे डायरेक्ट देखें। अगर आप उसका बेसिक क्लियर किए रहेंगे तो आपको तीसरा क्वेश्चन देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर पड़ेगी भी तो उसे रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी, न कि उसे देखने की। आप ऐसे रट्टा मारेंगे तो अच्छा नहीं पड़ेगा। मैथ को कभी रट्टा नहीं मारते, उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन। हमने यहाँ पे जो 0 को अगर ऐड करेंगे किसी पूर्ण संख्या में तो उसमें 0 का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। ये क्या है, योग का तत्समक अवयव का नियम था। अब देखिए ये तीसरा क्या है, तीसरा देखिए आप, इस क्या करना है कि इसके इक्वल इसे करना है, यही करना है। तो इसे देख के आपको समझ में आ रहा है, यह योग का साहचर्य नियम है। योग का साहचर्य नियम में क्या होता है, पहले ब्रैकेट को मैंने क्या किया था, उसमें पहले पीछे किया था ब्रैकेट को, फिर आगे वाले में किया था। पहले पीछे के 2 अवयव में ब्रैकेट लिया था, फिर आगे वाले में। तो इसमें क्या कि जैसे इसमें अभी ब्रैकेट को मत समझिए, पहले यहाँ पे भरना क्या है वो समझिए। यहाँ पे देखिए 2 3 4 प्लस 4 5 6 प्लस 7 8 9। यहाँ पे क्या है, खाली स्थान प्लस 4 5 6 प्लस 7 8 9। तो इसमें कौन सी संख्या नहीं है जो इसमें है, ये है 2 3 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 4 हो जाएगा। अब हम इसे जब ऐड करेंगे तो जो संख्या यहाँ पे आएगी, जो योगफल आएगा वही यहाँ पे भी आएगा। समझ में आ रहा है आपको। यह क्या, यह योग का साहचर्य नियम है। देखिए पहले आगे के 2 पूर्ण संख्याओं को ब्रैकेट में ले लिया, फिर क्या किया, पीछे के दोनों संख्याओं को ब्रैकेट में ले लिया। मैंने आपको बेसिक में योग का साहचर्य नियम एकदम बढ़िया समझाया है, आप उसे समझे। अगर आप उसे समझे होगे तो यह एकदम आपको समझ में आ रहा होगा पूरा। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। कह रहा है कि यह जो योग का क्रम विनिमय नियम सक्सेस है, क्या घटाना का भी क्रम विनिमय नियम सक्सेस है। अगर है या नहीं है उसे हमें क्या करना है कि 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच करना है। हमें उसकी जांच करना है कि जो घटाने का क्रम विनिमय नियम है क्या वह सक्सेस है या नहीं है, क्या घटाने पर क्रम विनिमय नियम लागू होता है, इसे भी हम चेक करते हैं। तो मैं पहला ले रहा हूँ कि 5 - 3। जब आप 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन जब आप इसका क्रम विनिमय करेंगे यानी कि 3 - 5 करेंगे तो कितना आएगा, जब आप 3 से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे -2 आ रहा है। क्या इनका जो आंसर आ रहा है वह इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो पहले में ही समझ में आ गया कि घटाने में क्रम विनिमय नियम नहीं लागू होता है। तो हमें क्या करना है कि 3 ठो एग्जाम्पल के जरिए समझाना है कि घटाना का जो क्रम विनिमय नियम है वो लागू नहीं होता है। तो ये पहला हमारा एग्जाम्पल रहा। अब दूसरा क्या रहा, हम दूसरा ले रहे हैं कि 7 - 5। अगर हम 7 में से 5 को माइनस करें तो कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन अगर हम इसका क्रम विनिमय कर रहे हैं तो 5 माइनस जब 7 करें तो कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। क्या इसका भी जो आंसर आ रहा है वो इक्वल है, नहीं है। यानी कि फिर भी हम कह सकते हैं, हम दोबारा कर रहे हैं कि घटाना का जो क्रम विनिमय नियम है वो लागू नहीं होता है। अब लास्ट एग्जाम्पल लेना है, मैं तीसरा लेना है। तीसरा हम ले रहे हैं 5 - 1।
अगर हम 5 में से 1 को माइनस कर रहे हैं 4 आएगा, लेकिन जब इसका क्रम विनिमय कर रहे हैं 1 - 5 तो क्या आ रहा है -4। तो इसका जो आंसर आ रहा है वह इक्वल नहीं आ रहा है। तो हमने जो 3 ठो विभिन्न युग्म में लेकर यह जांच कर लिया कि अगर हम घटाने में क्रम विनिमय का नियम अगर लागू कर रहे हैं तो वह सक्सेस नहीं होने वाला, यानी कि हम कह सकते हैं कि घटाने में क्रम विनिमय नियम नहीं लागू होगा। तो यही हमें बताना था क्वेश्चन नंबर 4 में। तो इस प्रकार हमारा अभ्यास 2 भी समाप्त हो गया। मैंने उसके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आसान भाषा में हर वीडियो को समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे अगर मैं कोई भी अगर वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा।